वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, जिसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने वो क्वेश्चन आंसर्स देखे थे जो पार्ट के अंदर दिए गए थे, और इस पार्ट में हम वो क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो पार्ट के पीछे अभ्यास के रूप में हमें दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। हमें एक टेबल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना करनी है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन पर इकाई 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम ऋण आवेश होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है, और जबकि प्रोटॉन पर ठीक उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान के रूप में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है, और प्रोटॉन पर द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। यानी 1.0073335 ये लगभग इसके बराबर ही होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी लगभग बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कई गुना कम होता है। स्थिति को देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो KLMN इस प्रकार से कक्षाओं में वो चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन होते हैं वे नाभिक के अंदर होते हैं। संकेत के रूप में इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से, और प्रोटॉन को कैपिटल P से। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से, प्रोटॉन को कैपिटल P से, और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.8 इंटू 10 की घात -13, जबकि प्रोटॉन की त्रिज्या होती है 10 की घात -13, और इतनी ही न्यूट्रॉन की होती है। इनके प्रतीक कुछ इस प्रकार से होते हैं जो आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो जे थॉमसन ने यह सिद्ध किया था कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों के लिए आवश्यक था, और अपने परमाणु मॉडल में उन्हें केक के सूखे मेवे तथा तरबूज के बीजों के रूप में माना। वे नाभिक की स्थिति और अनिवार्यता का अनुमान नहीं लगा पाए थे। उनका परमाणु मॉडल के आवेश, द्रव्यमान तथा ऊर्जा कक्षाओं की व्याख्या नहीं कर पाए थे। जो जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया था उनमें से वे सबसे पहले तो वे नाभिक की स्थिति को बता नहीं पाए थे कि इसके अंदर जो नाभिक होता है वो कहाँ होता है। उन्होंने तरबूज को सामने रखकर उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से तरबूज के बीज उसके अंदर धसे हुए होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। और जे थॉमसन ये भी नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा सहित करते हैं। यदि ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकराकर गिर जाएंगे, जिसके कारण परमाणु अस्थिर होता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल परमाणु को अस्थिर बनाता है, जबकि परमाणु स्थायी होता है। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि ऐसा करने पर परमाणु अस्थिर हो जाएगा, लेकिन परमाणु स्थिर होता है। यह इसकी सबसे बड़ी कमी थी। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो नील्स बोर ने क्या क्या बताया था कि नील्स बोर ने जो परमाणु के बारे में ये बताया था कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार प्रकार से उसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे कक्षा L, K, L, M, N। ये जो इस प्रकार से उसने मॉडल दिया था वो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। जो डायग्राम यहाँ दिया गया है ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल का ही डायग्राम है। और जो दूसरा था कि जिन कक्षाओं में वे चक्कर लगाते हैं वहां पर उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी उनका ऊर्जा का क्षरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में उसने क्या बताया था कि परमाणु धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जबकि और क्या बताया था उसने ऋणात्मक और धनावेश
आवेश का परिमाण समान होता है, जिसके कारण परिमाण उसका कुल परमाणु का परिमाण उदासीन होता है। जबकि रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। और दूसरी पॉइंट इसने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट था नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। जबकि बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ नियत कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। बोर ने अपना दूसरा पॉइंट बताया था, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर तीनों के परमाणु मॉडल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। बोर और बरी के नियम के अनुसार परमाणु का किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र 2n² से प्रकट किया जाता है, तथा n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कोष में 2, दूसरे कोष यानी k में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं वो 2 रहेंगे, k में, और l में 8, m में 16, n में 32। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को ये फॉलो करेंगे। इस प्रकार से आप इन 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता क्या होती है कि कोई भी तत्व होता है उसके बाहर सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने में वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने से त्याग रहा है या अपने तरफ ले रहा है, वो उसकी संयोजकता होती है। तो इसको परिभाषा के रूप में हम किसे लिखेंगे कि किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की संयोजन शक्ति है। किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व में परमाणु में मौजूद संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। इस प्रकार सिलिकॉन के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे तो सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 14। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, जो के कक्षा में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके बाद 8, और इसके बाद जो पी से बचेंगे वो आएंगे 4। तो अब हम देखेंगे कि सिलिकॉन को अपने बाहर का अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की या तो आवश्यकता है या फिर उस 4 इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग देगा। तो इस प्रकार से जो सिलिकॉन की संयोजकता है वो +-4 हो जाएगी। और ऑक्सीजन की संयोजकता को अब देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। तो सबसे पहले हम के कक्षा में उसके 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, जो पी से 6 बचेंगे उसको अगले वाली कक्षा में रख देंगे। तो इसके अष्टक पूरा करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक और समस्थानिक के कोई 2 उपयोग भी लिखने हैं। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। यानी जो किसी भी नाभिक के अंदर, किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है। यानी हम एक उदाहरण ले तो नाइट्रोजन के परमाणु के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं तो उसकी परमाणु संख्या 7 होती है। द्रव्यमान संख्या क्या किसे कहते हैं? तो जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो योग आएगा वही किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या हो सकती है। अगर हम बोरॉन का उदाहरण दें तो बोरॉन के परमाणु में 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से इसका द्रव्यमान हो जाएगा 11। और समस्थानिक किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समस्थानिक, यानी कि अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो और स्थान एक ही हो तो वो समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, एक का 35 यूनिट होता है और दूसरे का 37 यूनिट होता है। समभारिक किसे कहते हैं? तो इसका भी नाम से स्पष्ट है, समभारिक, यानी जिनका भार यानी उनका द्रव्यमान अगर समान है तो वो समभारिक कहलाएंगे। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और ऑर्गन की 18 है, जबकि दोनों का द्रव्यमान 40-40 है। अगर समस्थानिक के उपयोगों को हम देखें तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है और गेंगा गोइटर रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सोडियम के पूरी भरे हुए के और एल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए।
यानी सोडियम के परमाणु संख्या 11 होती है, इसलिए उदासीन सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 1, यानी कि 11 उसके अंदर टोटल परमाणु की संख्या, उसकी परमाणु संख्या 11 है। तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से होगा कि पहले कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे कक्ष में 8 आ जाएंगे, तो पीछे 1 बचेगा, वो उसके अंतिम कक्ष में आ जाएगा। तो उसको अब उसका अष्टक पूरा करने के लिए उसे या तो 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी या फिर उसे एक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसानी हो जाएगी। तो अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन अपने से अलग करता है, यानी किसी दूसरे को देता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और वो ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसके जो सोडियम है उसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसे आसानी से दे सकता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल सवाल है, आप देख सकते हैं। इसमें जो ब्रोमीन होता है वो 47.7% और 50.3% के रूप में वातावरण में या जो प्रकृति में मौजूद रहता है, और जो ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान है वो है 80.006 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 m है, तो इस सैंपल के समस्थानिक 168 A X और 188 X का प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले नमूना है उसमें ले लेंगे उसका, अगर उसकी 16 द्रव्यमान है तो द्रव्यमान ऊपर लिख देंगे, उसकी जो परमाणु संख्या है वो इस प्रकार से नीचे की तरफ लिख देंगे, यानी 16 उसका परमाणु द्रव्यमान है, 8 उसकी परमाणु संख्या है और उसकी प्रतिशतता y है। तब उसके नमूने को जब उसकी प्रतिशतता y है उसमें से घटा देंगे, 100 में से घटा देंगे। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लग जाएगा, 16 का y प्रतिशत प्लस 18 का 100 माइनस y प्रतिशत, 16.2 बराबर 16y बटा 100 आ जाएगा और 1800 माइनस 18y बटा 100 आ जाएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 16.2 बराबर 1800 माइनस 2y बटा 100 आ जाएगा, और जो 100 है वो इस तरफ चला जाएगा, तो 16.2 को 100 से गुणा करेंगे तो 1620 आ जाएगा, और इधर 1800 माइनस 2y है और 2y इधर आ जाएगा और 1620 इस तरफ आ जाएगा, तो कुल मिला के हमें y बराबर 90 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 16x8 की जो प्रतिशतता है वो 90% आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। परमाणु संख्या को हम Z से निरूपित करते हैं, तो अगर किसी भी तत्व की परमाणु संख्या 3 है तो उसकी संयोजकता कैसे होगी, तो पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और पीछे हमारे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वो एक ही संयोजकता होगी और उस तत्व का नाम होगा लिथियम, क्योंकि तीसरे स्थान पर लिथियम आता है। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तीसरे स्थान पर लिथियम आता है। 2 परमाणु स्पीशीजों के केंद्र का संगठन नीचे दिया गया है। K और Y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। तो सबसे जो पहली X है उसमें प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा, और दूसरे में प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 8 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 14 हो जाएगा। और ये आपस में समस्थानिक भी होंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु संख्या किसी भी धातु की परमाणु संख्या बताती है। तो ये प्रोटॉन इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये दोनों समस्थानिक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में गलत को F और सही को T लिखना है। यानी गलत के सामने ट्रू, नहीं, गलत के सामने फॉल्स और सही के सामने ट्रू का निशान लगाना है। पहला है, जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। नहीं, ये इसने नहीं बताया था। जे थॉमसन ने तो बताया था कि परमाणु जो होता है वो तरबूज की तरह होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। वो नाभिक को निश्चित नहीं कर पाया था कि नाभिक कहाँ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये अनावश्यक होता है, तो ये भी गलत है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं। प्रोटॉन और
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं। और जो तीसरा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 1/2000 गुना होता है, तो ये एकदम सही है, इसके आगे ट्रू आ जाएगा। और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, परमाणु केंद्रक। रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु के बीचों बीच एक नाभिक होता है और परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है वो उस नाभिक में ही संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, यानी समस्थानिक में प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी क्लोरीन के आयरन क्लोरीन में संयोजकता उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब माइनस लग जाता है यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके परमाणु संख्या के अनुसार उसके इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं अलग अलग कक्षाओं में। तो सबसे पहले सोडियम का परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए, सोडियम का परमाणु का क्रमांक है 11। तो इसके लिए सबसे पहले हम के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और फिर एल में 8 आ जाएंगे, तो इस प्रकार 10 तो ये हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमें बचेगा, वो अगली वाली कक्षा में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2, 8 और 1। Thank you for watching students. Subscribe NCERT Seco for more videos.